नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश वन रक्षक की एक्चुअल सैलरी कितनी होती है। अगर आप मध्य प्रदेश के वन रक्षक बन गए तो आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी, आपको ग्रॉस कितनी सैलरी मिलेगी, ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। सैलरी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी आवास के पात्रता किस किस वन रक्षक को मिलती है, यानी कौन कौन से वन रक्षक ऐसा होता है जिसे सरकारी आवास मिलता है, या आपके अंडर में कितने कर्मचारी काम करते हैं। आप एक वन रक्षक हैं, आप एक वन अधिकारी हैं, तो आपके अंडर में कितने कितने कर्मचारी काम करते हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं आज के वीडियो में देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अगर आप दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि तब छठवां वेतनमान लगा था। छठवें वेतनमान के अनुसार ग्रेड पे का सिस्टम चलता था, यानी कि पहले वन रक्षक की जो सैलरी थी वो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग चलती थी। 1900 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 3200 ग्रेड पे, 3600 ग्रेड पे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही सातवां वेतनमान लगा तो ग्रेड पे सिस्टम खत्म करके उनको सातवें वेतनमान के अनुसार बेसिक पे होने लगी है। बेसिक पे एक वो होती बेसिक पे होती है कि मिनिमम इतनी सैलरी तो एक वन रक्षक को मिलेगी ही मिलेगी, तो ये बेसिक पे होती है। तो बेसिक पे के अकॉर्डिंग ये सातवें वेतनमान के अनुसार आई है। तो सबसे पहले वन रक्षक की बात करते हैं हम ग्रॉस सैलरी की। ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस साथी वो होता है जो आपको टोटल सैलरी आपको आती है, आपके कुछ डिडक्शन होता है और डिडक्शन होने के बाद आपकी इन हैंड जो सैलरी आती है वो नेट होती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रॉस सैलरी क्या होती है। तो दोस्तों, ग्रॉस सैलरी में आपके कुछ कुछ चीजें ऐड होके आती हैं जो आपको मिलती है। तो इतनी बात दोस्तों को समझ में आ गई। बहुत आसान और सरल शब्दों में आपको वन रक्षक की सैलरी के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ग्रॉस सैलरी की चर्चा करते हैं। ग्रॉस सैलरी में वन रक्षक की ग्रॉस की बेसिक पे होती है 19,500 रुपए वन रक्षक का वेतन होता है, जो बेसिक होती है। बेसिक पे में दोस्तों ऐड होता है क्या? आपका डीए, आपका डीएनएस अलाउंस होता है जो आपको मिलता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 34% डीए फिक्स कर रखा है। अभी 31 था, अभी 3% बढ़ गया तो 34% हो गया। तो 34% डीए ऐड होता है आपकी बेसिक सैलरी में, यानी 19,500 में अगर आप 34% ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपका टोटल बनता है 6630 रुपए। 6630 रुपए 34% आपकी बेसिक पे में जोड़ेंगे तो 19,500 प्लस 6630 आपका डीए है, वो ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद ये डीए प्लस बेसिक से ऐड होने के बाद फिर आपको मिलता है दोस्तों हाउस रेंट, एचआरए। आपको ये हाउस रेंट वेरी कर सकता है प्लेस टू प्लेस। आपकी जॉब जैसे बढ़ती जाएगी आपका एचआरए उसी तरह बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम एचआरए 250 रुपए मिलता है एक वन रक्षक को। 250 रुपए मिनिमम एचआरए वन रक्षक को मिलता है। तो आपको जो ग्रॉस सैलरी मिलती है वो कहां से मिलती है दोस्तों? बेसिक पे में ऐड होता है आपका डीए, और डीए में ऐड होता है दोस्तों आपका क्या? हाउस रेंट। तो आपको 3 ही अलाउंस मिलते हैं, यानी कि बेसिक पे 26,350 रुपए जो नए नए वन रक्षक ज्वाइन हुए हैं उनको। तो ये तो ग्रॉस सैलरी की बात हुई। तो ग्रॉस सैलरी के बाद बात करते हैं नेट सैलरी, यानी कि कटने के बाद, टोटल डिडक्शन के बाद इन हैंड जो आपके हाथों में सैलरी आएगी वो क्या होगी। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले नेट सैलरी में आपको कटता है एनपीएस, यानी कि आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी होगी उस ग्रॉस सैलरी का 10% कटता है। ग्रॉस सैलरी अभी कितनी थी वन रक्षक की? 26,350 रुपए। 26,350 रुपए का 10% अगर काटते हैं। एनपीएस क्या होता है दोस्तों? एनपीएस वो होता है जो नई रणनीति के अनुसार, नई रणनीति जो सरकार की नई रणनीति है उसके अनुसार एनपीएस सिस्टम चल रहा है। इसमें एनपीएस आपका कटौती कटता है जो सरकार के पास जाता है, जो आपको रिटायर होने के बाद आपको मिलता है। और जितना आपका 10% कटेगा उतना ही सरकार मिला के आपको बाद में देती है। तो ये वो बाद वाली बात हुई। तो एनपीएस 10% कटता है, यानी कि 26,350 रुपए में अगर आपका 10% एनपीएस काट दें तो 26,000 का 10% क्या होता है साथियों? 26,000 का 10% होता है 2,635 रुपए, यानी कि ये आपका डिडक्शन क्या हो जाएगा? एनपीएस में 2,635 आपका डिडक्शन हो गया। डिडक्शन के बाद फिर आपका एक प्रोफेस टैक्स होता है। प्रोफेस टैक्स आपको कभी या तो साल में एक बार काट दिया जाता है, या आपके बाबुओं के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ट्रेजरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मंथली काट रहा है या ईयरली काट रहा है। तो आपका 200 रुपए आपका प्रोफेस टैक्स कटता है हर महीने। तो आपको 2635 में 200 ऐड कर देंगे तो आपको वो कट जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर आपको कटता है जीआईएस, यानी कि आपको
सरकार आपकी जनरल इंश्योरेंस करता है। तो जनरल इंश्योरेंस आपका हर महीने आपका इंश्योरेंस का जो खर्चा होता है वो 200 रुपए आपका जनरल इंश्योरेंस का भी कट जाता है। आप कहीं बीमार हुए तो मेडिकल इंश्योरेंस, आप बीमार हुए तो उसका खर्चा आपको मिल जाएगा। तो आपकी फैमिली बीमार हुई या भी जो भी आपके जो जनरल इंश्योरेंस है, आपको आपकी साथ घटना हो जाती है तो वो पैसे आपको, वो सब चीजें आपको जनरल इंश्योरेंस में मिल जाती हैं। तो 200 रुपए आपका हर महीने एक नए वन रक्षक का जीआईएस भी कटता है। तो आपको मैंने सरल शब्दों में सब चीजें बताने की कोशिश की है। तो टोटल अगर आप ऐड करेंगे एनपीएस में, एनपीएस प्लस प्रोपेस टैक्स प्लस आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों, प्रोपेस टैक्स में जीआईएस, ये टोटल आपका डिडक्शन होगा 3035 रुपए। 2635 प्लस 200 पे टैक्स और प्लस 200 आपका दोस्तों साथियों जीआईएस, तो 3035 रुपए अगर आप, ये आपका डिडक्शन है टोटल। तो आप ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन काट देंगे तो इन एंड आपको नेट सैलरी मिलेगी, यानी कि 26,350 रुपए में से अगर आप 3035 रुपए काट देंगे तो आपकी जो नेट सैलरी आपकी जो इन एंड मिलेगी वो आपको मिलेगी 23,315 रुपए। दोस्तों ये आपकी नए वन रक्षक की बिल्कुल नेट सैलरी इन हैंड 23,315 रुपए मंथली आपको मिलेगी और 23,315 रुपए नए वन रक्षक को मिलेगी। और ये बेरी करती है आपकी एचआरए के सामने, कोई एचआरए किसी का 500 भी होता है, किसी का 600 भी होता है, वो बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। तो मिनिमम आपको इतनी सैलरी तो मिलेगी, यानी 23.5 से लेकर के 24,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। ये करते हैं दोस्तों आप सरकारी आवास की। सरकारी आवास के लिए कौन पात्र रहता है? तो दोस्तों जो वन रक्षक सरकारी आवास के लिए वही पात्र रहता है जिसको बीट मिलती है, जो बीट का जो मालिक होता है वो उसको सरकारी आवास उसको मिल जाएगा। सब जैसे वो उपलब्धता के ऊपर रहता है, अगर सरकारी आवास उपलब्ध है तो आपको मिल जाएगा, अगर उपलब्ध नहीं है तो आप आवेदन देंगे। आवेदन देने के बाद आप अपनी परेशानी बताएंगे कि हमें ये समस्या हो रही है, हमको सरकारी आवास की आवश्यकता है, तो आपको सरकारी आवास की सुविधा मिल जाएगी। वैसे सारे वन रक्षकों को सरकारी आवास की सुविधा रहती है। वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत आता है, उप वन परिक्षेत आता है, उसके अंतर्गत आपको बहुत सारे सरकारी आवास मिलती है। तो हर वन रक्षक सरकारी आवास का पात्र रहता है, बशर्ते अगर वो रहना चाहता है तो रहे, नहीं रहना चाहता है तो प्राइवेट भी रह सकता है। तो बात है सरकारी आवास की। तीसरी बात करते हैं दोस्तों कि आपके अंडर में कौन कौन से कर्मचारी काम करते हैं। तो दोस्तों आपके अंडर में वही वन रक्षक के अंडर में चौकीदार मिलते हैं या आपके अंडर में काम करते हैं जिनको बीट मिलती है। बीट एक ऐसा क्षेत्र होता है जो वन रक्षक के अंडर में आता है, जिसकी सुरक्षा उसको करनी होती है। उस बीट के अंदर आपको चौकीदार उपलब्ध होते हैं जो आपके साथ आपकी सुरक्षा की दृष्टि आपके साथ जाते हैं, आपको ग्रामीण लोगों से अवगत कराते हैं, आपको जंगल के एरिया में घुमा करके वो सारे उनको जंगल का सारा भ्रमण कराते हैं और आपकी मदद करते हैं। तो आपको चौकीदार मिलते हैं जिनको बीट मिलती है। ठीक है दोस्तों। और बीट के बाद जिनके पास प्लांटेशन का काम होता है, जो प्लांटेशन में भी चौकीदार होते हैं, ऊर्जा वन में भी चौकीदार होते हैं, जो आपकी हेल्प के लिए होते हैं। तो चौकीदार हुए दोस्तों, कुछ स्थायी कर्मी आपको मिलते हैं। स्थायी कर्मी वो होते हैं जो आपके अंडर में काम करते हैं, जो आपको बीट का भ्रमण कराते हैं, अवगत कराते हैं, आपको हर संभव मदद वो देते हैं। तो ये लोग आपके अंडर में काम करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी वन रक्षक से रिगार्डिंग। जो लोग वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी था कि उन्हें कितनी सैलरी इनके हाथ में आती है, या उनके सरकारी आवास के पात्र है या नहीं है, या उनको उसके अंडर में कितने कर्मचारी काम करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और भी मैं वन रक्षक से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूं और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बनाते रहता हूं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। पास वाला बेल आइकन दबाओगे तो मेरे द्वारा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो बहुत इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।